चलो बेटा, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी डिस्कस किया था। तो आज बाकी बचे हुए टर्म्स को कवर करेंगे। पहला लिखो इसमें आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते हैं इसे। डेल्टा एच ए, हाँ, नॉट ओके। तो देखो, ये वर्ड मैंने जैसा बोला कि अगर आपको डेल्टा एच किसी अदर टेम्परेचर पे पता है तो आप दूसरे टेम्परेचर पे निकाल सकते हो। यूजुअली एटमाइजेशन के लिए 298 इज नॉट इनफ। तो एटमाइजेशन के लिए जो भी टेम्परेचर दिया हो, किरचॉफ्स इक्वेशन यूज करके हम किसी दूसरे टेम्परेचर पे डेल्टा एच उसी प्रोसेस का निकाल सकते हैं। गॉट इट ना? तो अभी ऐसा मान के चलो मैं सिर्फ एटमाइजेशन आपको समझा रहा हूँ। तो एटमाइजेशन क्या होता है? वर्ड से ही क्लियर है कि आपको किसी केमिकल सब्सटेंस को इतना एनर्जी देना है सच दैट कि वो पूरी तरीके से किसमें ब्रेक डाउन हो जाए, एटम्स। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबके लिए वैलिड है, बीट अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स हो, कोई भी चीज हो, सबके लिए वैलिड है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास कार्बन डायमंड है, और डायमंड आपको पता है कैसा होता है, सॉलिड। तो मैं कितनी एनर्जी दे दूं कि कार्बन गैसियस फॉर्म में आ जाए। यहाँ सॉलिड फॉर्म में क्या है, ये एक दूसरे से बॉन्डेड है। ये सुनो, टेट्राहेड्रली आपको मालूम है ना, ऐसे करके ये पूरा बॉन्डेड है, ये सॉलिड है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो मैं बस छोटा सा पार्ट, तो ये सारे बॉन्ड्स को तोड़ना है, क्योंकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेंगे। तो क्या बन गया, ये गैस, मतलब एकदम दूर दूर होता है। गैसेस तो दूर दूर होता है। तो यहां से यहां ले जाने में जो एनर्जी चेंज होगा, इंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करोगे तो ये स्टैंडर्ड लग जाएगा। गॉट इट? मान लो मैं बात करूं कि ये यार ना CH4 गैस है, यहां से मुझे एटम्स में पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करना है। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बताओ क्या करना पड़ेगा आपको? ये बॉन्ड तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, इनको दूर कर दो न्यूट्रल फॉर्म में। दूर हो जाएंगे तो अपने आप एटम्स में कन्वर्ट हो गए। तो यानी इसको मुझे लिखना पड़ेगा कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। ऐसा करने में जितनी भी एनर्जी आपको देनी पड़े, वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, राइट? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करोगे तो स्टैंडर्ड। अब कहोगे क्या सर इसको बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप बताओ, इस जगह पे आपने ये 4 बॉन्ड ही तो तोड़े हैं। तो अगर आप चाहो तो यहां आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो कि ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। बोलो ना भाई, किसी भी रिएक्शन को हम बॉन्ड्स के टर्म में भी तो समझ ही सकते हैं, अगर वहां पे सिर्फ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो। ऐसी अगर मैं बात करूं कि मान लो तुम्हारे पास NaCl है। NaCl तो बेटा आयनिक कंपाउंड होता है, ये तो क्लस्टर है, प्लस माइनस प्लस माइनस। इनको भी अगर आपने दिमाग लगा के कैसे भी करके एटमाइज कर दिया, इसमें जो एनर्जी लगेगी वही क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करोगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैंने कोई कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा? नहीं। ये कौन सी बॉन्ड है? तो यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी जैसा कोई टर्म आप रिलेट नहीं कर पाओगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो लिखना शुरू करो। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज इक्वल टू
enthalpy change when 1 mole of given substance enthalpy of atomization is equal to enthalpy change when 1 mole of given substance, मैं इसलिए substance लिख रहा हूँ क्योंकि वो molecule भी हो सकता है, वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है, कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, इसलिए मैंने केमिकल, ठीक है। When 1 mole of the given substance is completely converted into gaseous atoms, एग्जाम्पल ये सारे लिख लो, ये पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा। हाँ बेटा, तो नहीं तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी कोवलेंट बॉन्ड के लिए लगाते हैं। Na और Cl कभी प्रैक्टिकली कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे ही नहीं, तो वहां पे ब्रेक करने का कोई सेंस नहीं है, वहां तो लैटिस एनर्जी आएगा, समझ रहे हो। और उसके बाद लैटिस तो ब्रेक हुआ आयंस में, फिर इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के नेगेटिव से वापस इसको न्यूट्रल देना पड़ेगा, तो वो पूरा रिवर्स प्रोसेस होता है ना। इसमें कुछ नहीं, कार्बन डायमंड, आपको पता है डायमंड कैसा होता है, डायमंड के अंदर बॉन्डिंग टेट्राहेड्रल होती है, हर कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच्ड होता है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है बेसिकली हर जगह से। तो मैं कह रहा था कि आप इस सॉलिड को एटम कैसे बनाओगे, आप तभी बनाओगे जब एक कार्बन के अराउंड जितने बॉन्ड है सबको तोड़ो ताकि ये फ्री हो जाए, तो ऐसे सब जगह करना पड़ेगा। तो ये तो यहाँ पे भी बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ रहे हैं, बट क्योंकि नेटवर्क है पूरा का पूरा, इसलिए हम यहाँ पे बॉन्ड इंथैल्पी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो तोड़ना तो यहाँ पे भी बॉन्ड ही पड़ रहा है। नेटवर्क सॉलिड में इनफाइनाइट बॉन्ड्स हो गए ना, कितना करोगे आप, ये वैल्यू अपने आप में। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, ये छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। चलो लिखो तो, गॉट इट। अब क्वेश्चन दो, चलो देखते हैं आप लोगों में से कितने समझदार लोग हो ना। देखो मान लो कार्बन डायमंड है एंड यहाँ सॉलिड आपको मालूम है, इससे मैं कार्बन क्या बना रहा हूँ, गैस, और ये डेल्टा H1 दे रहा हूँ, दोनों का टेम्परेचर सेम रख रहा हूँ। कार्बन ग्रेफाइट ले लिया एंड सॉलिड, इसको भी कार्बन गैस के फॉर्म, ये डेल्टा H2 है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। विच रिलेशन इज करेक्ट, ऑप्शन ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H2। बी,
डेल्टा H1 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2, सी डेल्टा H1 से बड़ा डेल्टा H2, डी डेटा इज इनसफिशिएंट। इन चारों में से क्या बात बोल सकते हो? सोच के बताना अच्छे से। बोलो, क्या बोल सकते हो? आओ चलो, मैं मतलब सब मिक्स्ड आंसर आ रहा है बेसिकली। बी कितने लोग बोलना चाह रहे हो? बी फॉर बॉम्बे। ठीक। डी कितने लोग बोलना चाह रहे हो? ठीक। सी कितने लोग का आंसर है? आओ समझते हैं। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो। ये बताओ, कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट में थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है? कल डिस्कस किया था। हाँ, कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा? यानी एनर्जी लेवल डिस्कस किया जाए तो कार्बन ग्रेफाइट यहां होगा एंड कार्बन डायमंड यहां होगा कहीं। ये सुनो, अब एटम्स में ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी देना पड़ रहा है। बोलो भाई, सॉलिड से गैस जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना। एनर्जी दोगे तो उसका एनर्जी बढ़ेगा ही। यानी कार्बन जो भी गैस बन रहा है उसकी एनर्जी तो मच हायर होगी इन दोनों से। बोलो, अब मुझे बताओ, तुम्हें यहां से यहां पहुंचाने में ज्यादा तकलीफ है या यहां से यहां पहुंचाने में? ग्रेफाइट से कार्बन गैस, दिस रिक्वायर्स मोर। ये क्या है? डेल्टा H2, और ये क्या है? डेल्टा H। अब क्लियरली दिख रहा है कौन सी वैल्यू बढ़ी है? समझ आया? बोलिए। तो इसको नोट करना है, ठीक है? ऐसे बना के देखोगे तो दिख जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने ये दोनों दे दिया है, ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ, कार्बन डायमंड ग्रेफाइट सॉलिड से कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड बनाना हो तो इसका डेल्टा एच कितना होगा इफ यू कंसिडर दीज टू वैल्यूज आर गिवन टू यू? ये वैल्यूज अगर आपको दी हो, ये कितना होगा भाई? हिस लॉ लगाएंगे। मुझे डायमंड लेफ्ट में चाहिए तो इसको ऐसे ही, इसको उल्टा कर देंगे तो डेल्टा H1 माइनस, कितना सिंपल है यार, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा। इजी था ना ये? ठीक है, चलो अगला हेडिंग डालिए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नोटेड? चलो अब समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो, किसी भी कंपाउंड को जब आप सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हो, मान लो NaCl है, सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड, इसको आपने पानी में डाला वाटर के साथ। अगर एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर ऐड करते हो, एक्सेस, इतना ऐड करो कि ये पूरी तरीके से, तो Na प्लस एक्वस
एंड Cl माइनस एक्वस में ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा या नहीं, बोलो ना। कोई जरूरी नहीं है, अगर हो सकता है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब जो आयंस में ना टूटे, जैसे ग्लूकोज, कितना भी पानी डालोगे वो ग्लूकोज का फॉर्मूला वैसे ही बना रहेगा। नहीं, बेरियम सल्फेट पानी डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर दोगे तो बेरियम सल्फेट भी ब्रेक डाउन कर जाएगा। पीपीटी होता है, बट बेटा प्रेसिपिटेट एक सर्टेन अमाउंट के बाद बनता है। बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है पानी में, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन कितना अमाउंट? एक अगर पिंच ले लो बेरियम सल्फेट का और उसको एक बकेट ऑफ वाटर में ऐसे डाल दो एंड पूरा अच्छे से स्टर करते रहो तो वो गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन वही एक पिंच 10 ml पानी में डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा। तो वाटर के क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में और आपको कितना अमाउंट घुलेगा कितना नहीं घुलेगा इसके बारे में मैं बात करूंगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। सॉल्युबिलिटी का एक टॉपिक ही है, वहां पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अभी इसको ऐसे समझ लो कि सोडियम क्लोराइड को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Na+NCl। इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में जो इंथैल्पी चेंज आएगा उसी को इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। लिखो, enthalpy of solution is equal to enthalpy change when one mole of solute is dissolved in excess of the solvent। most commonly वो solvent क्या होता है? water। excess of the solvent, excess of the solvent। of course ये हर तरह के solution के लिए valid नहीं है। जैसे एक गैस का दूसरे गैस के साथ भी solution बनता है, क्या वहां कोई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगा? गैस गैस में डिसॉल्व होता है, कोई एनर्जी चेंज नहीं आता है ना बात। तो यहाँ पे ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, अगर यही हमारा आयनिक है, सॉल्यूट हमारा आयनिक है और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और उसमें भी मोर प्रिसाइसली मैं बात करूं तो वाटर है, तो अगर आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम इस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? बोलो, लिखो नोट पॉइंट करके। फॉर एन आयनिक सोल्यूट dissolved in water, this delta H solution can be expressed as magnitude of lattice energy minus magnitude of hydration energy। लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना है ना। लैटिस एनर्जी, क्या आप सबको लैटिस पता है? क्या आप सबको पता है? जैसे देखो इस सॉलिड से ये एक्वस तक जाने में इसने जर्नी अपनी क्या की, क्या मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं कि NaCl सॉलिड को मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूं किसमें? Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस, और 1 मोल आयनिक कंपाउंड को गैसियस फॉर्म में कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने को जितनी एनर्जी चाहिए वही किसके बराबर होता है? डेल्टा एच आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी। क्या मैं बोल सकता हूँ? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? बेटा लैटिस एनर्जी हमने कैसे डिफाइन किया था केमिकल बॉन्डिंग में कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन।
तो मैं उसी का उल्टा तो कर रहा हूं। तो 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड को, जो प्लस माइनस का क्लस्टर है, मैं उसको क्या कर रहा हूं बेटा, ब्रेक कर रहा हूं। तो इसको ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लगेगी वही क्या है हमारा, लैटिस। क्या आ रहा है सबको समझ? इसको पूरी तरीके से आयंस में, गैसियस फॉर्म में बहुत दूर दूर हो गए, बहुत दूर, इतने दूर कि एक प्लस का दूसरे माइनस पे कोई इंफ्लुएंस नहीं रह गया। उसी को तो गैस बोलते हैं ना, वन शुड नॉट हैव इन्फ्लुएंस ऑन अदर। तो ये इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी है। लेकिन जब आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हो तो ये सिर्फ आयंस नहीं, बल्कि ये Na+ गैस को आप लिक्विड वाटर में अगर डाल दो तो क्या आपको पता है ये Na+ एक्वस बन जाएगा? बोलो, ये डेल्टा H क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। अरे बोलो ना बेटा, लेकिन माइनस के साथ। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। यहां तो एनर्जी देना पड़ रहा था, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे क्लोराइड आयन गैस को अगर आप लिक्विड वाटर में डाल दो, Cl- एक्वस, तो डेल्टा HR माइनस टाइम हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एन आयन। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं बेटा, मैं तो बस प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर रहा हूं कि यहां से यहां जाना इज सिमिलर टू, हेस लॉ का यूज कर रहे हैं, इज सिमिलर टू फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू गैस एंड देन इंडिविजुअली पुट देम इनटू वाटर सो दैट इट विल बी सॉल्वेटेड। तो अब आप अगर इन दोनों को जोड़ो, ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर आप जोड़ो, किसको, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे, इन तीनों को जोड़ दो, एडिंग 1 + 2 + 3, ये तीनों को ऐड करो, तो क्या आपको ये मेन रिएक्शन जैसा बनता हुआ दिख रहा है? तो इसीलिए तो इन तीनों का जो सम है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन बिकम्स हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl, एंड ये लैटिस एनर्जी। तो लैटिस को इसीलिए मैंने पॉजिटिव से एंड इसको नेगेटिव साइन के साथ रखा। क्या समझ में आया? सो एडिंग देम will give you the delta H solution। क्या समझ में आ रहा है? और यही वैल्यू किसके बराबर है? लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रोजन। बोलना क्या? कौन सा साइन? देख, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां माइनस लगाएंगे। मॉड इसलिए लगा दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि भाई हाइड्रेशन को आप ऐसे बोल सकते हो ना कि सर पूरा हाइड्रेटेड है, कितनी एनर्जी दें उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, या ऐसे बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ आयन ले लिया, उसको एक्सेस ऑफ वाटर डाल के कंप्लीटली सॉल्वेट कर रहे हैं, सॉल्वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये सॉल्वेशन कितने लोगों को समझ में आता है कि सॉल्वेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Na+ एक्वस? Na+ इस तरफ और चारों तरफ वाटर का लेयर बनेगा इसके ऊपर। क्या समझ में आ रहा है बेटा? ये दिस इज व्हाट आई मीन बाय हाइड्रेशन। डाइपोल है ना वाटर, तो इस ये पूरे कहानी को ही मैंने एक्वस लिखा है, AQ एक्वस। गॉट इट? तो बताओ, जब वाटर इसके चारों तरफ आएंगे तो एक तरह से नए बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए मैंने उसको यहाँ माइनस साइन लिख दिया, यहाँ माइनस, और मैग्नीट्यूड लिख दिया है ताकि आप इसके साइन से कोई टेंशन मत लो। गॉट इट? ये, और सॉलिड से गैस में जाना हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए ये वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो अगर आप इसको 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 तीनों को ऐड कर लो तो बिकमिंग दिस रिएक्शन। इसीलिए आयनिक सॉलिड के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन। ध्यान है? इसीलिए इसी पे याद करो, सॉल्युबिलिटी का भी बात बोलता था कि अगर हाइड्रेशन जितना ज्यादा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा, लैटिस ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक हो जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको डिसॉल्व। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यही दो पैरामीटर हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दीज आर नॉट दी ओनली टू पैरामीटर। गिब्स पढ़ लेंगे जब हम लोग, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि एंट्रोपी कहां से आता है, और वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फिलहाल तो इन दोनों से ही हम काम चला रहे हैं।
नोटेड टिल हियर? अभी कराता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? नोटेड टिल हियर बेटा? अब जैसे मान लो मुझे एक क्वेश्चन कराना हो आपको कि फाइंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 एनहाइड्रस, ब्रैकेट में लिख लेना एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब फ्री फ्रॉम एनी वाटर। CuSO4 कई सारे फॉर्म में मिलता है नेचर में। सो फाइंड द व्हाट enthalpy of solution of CuSO4. What is given to you? That CuSO4 anhydrous solid when takes up 5 water molecule liquid, it becomes CuSO4 dot 5H2O and still it is solid. इंटरेस्टिंग है ना? एक मोल वाटर को, सॉरी एक मोल कॉपर सल्फेट को 5 मोल वाटर में भी डाल दोगे तो भी वो सॉलिड ही बना रहेगा। ये इसका क्रिस्टल ऐसा होता है। मान लो ये वैल्यू तुम्हें दी हुई है, डेल्टा H1 की वैल्यू दी हुई है माइनस 150 किलो जूल पर मोल। मान लो ये तुम्हें दिया हुआ है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि CuSO4.5H2O को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अगर इसको H2O एक्सेस में ले लेते हैं, जिसमें ये कॉपर +2 एक्वस एंड सल्फेट आयन एक्वस के फॉर्म में टूट जाता है, इसका डेल्टा H2 आपको से फॉर एग्जांपल -50 दिया हो। ये दोनों वैल्यू दी हो तो आपसे क्या पूछा है? व्हाट विल बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट? बताइए क्या होगा आंसर? क्या आएगा आंसर? -200। अरे बोलो भाई, -200 कैसे? क्योंकि वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग enthalpy of solution is CuSO4 solid plus H2O excess, कमी नहीं होनी चाहिए, such that it breaks down into this। यही होता है ना? तो क्या ये लाने के लिए सीधा इन दोनों को जोड़ दें? तो कहोगे सर जोड़ने के बाद तो वाटर ये भी आ रहा है प्लस 5H2O भी आ रहा है, इसमें तो सिर्फ एक्सेस लिखा हुआ है, तो गलत नहीं हो रहा है?
एक्सेस का मतलब 4-5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क, इसलिए एक्सेस का मतलब यही है। तो इसलिए एक्सेस लिखा हो तो उनके नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, बस इनको ऐड कर देना। गॉट इट ना? तो ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये मिलके H2O एक्सेस ही होंगे, और ये कॉपर सल्फेट है राइट साइड में, ये दोनों मिल गए। तो क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ? -150 -50 इज इक्वल टू, अब आगे समझ में कैसे यूज करेंगे? Got it? वो कैसे लिखिए? अच्छा बेटा देखो, बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। ये सॉलिड रहने का मतलब कि कॉपर की अपनी एफिनिटी है कि H2O के साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है ये। तो जब आप वाटर मॉलिक्यूल देते हो ना तो ये ऐसे कनेक्ट होते जाते हैं, तो बॉन्ड तो बना रहा है ना, एनर्जी तो अट्रैक्शन की वजह से रिलीज होता है। नो 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 नो, हाइड्रेशन के लिए मैंने क्या वर्ड लिखवाया देखो, व्हेन एक्सेस ऑफ वाटर इज एडेड, उसकी कमी नहीं रहनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी में वाटर की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक्सेस मतलब डाइल्यूट जितना कर सको उतना अच्छा। समझ में आया? इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चलो अब अगला टॉपिक लिखते हैं। चलो लिखे, अगला लिखते हैं। कौन सा बेटा? हाँ हेडिंग डालिए, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन। स्टैंडर्ड करना होगा तो आप नॉट कर सकते हो, अदरवाइज ये एन भी लिख लो। तो टेम्परेचर प्रेशर पे ही है ना स्टैंडर्ड? हाँ जी, ऊपर नॉट लग जाए तो स्टैंडर्ड। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। अब ये अभी तक जितना हमने पढ़ा था, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसमें क्या हो रहा था, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स को, मोल को वैसे ही एडजस्ट करते हैं कि 1 मोल कंपाउंड मिले। कंबशन क्या था? 1 मोल ऑफ द कंपाउंड मस्ट बी बर्न्ड कंप्लीटली। ये सुनो, यहाँ पे 1 मोल एसिड 1 मोल बेस का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई रिएक्शन एसिड बेस का अगर आरएनएस के टर्म में समझे तो H प्लस एंड OH माइनस का रिएक्शन होता है। भाई एक एसिड बेस में किसका रिएक्शन होता है? H प्लस आयन का OH माइनस के साथ। नहीं, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है? H प्लस आयन का OH माइनस के साथ। तो 1 मोल एसिड लिया तो हो सकता है उसके अंदर 2 मोल H प्लस आयन आ जाए, जैसे H2SO4। बोलो भाई, H2SO4 मोनोबेसिक है या डाई बेसिक? डाई बेसिक। और मान लो मैंने NaOH ले लिया, उसको तो एक ही OH माइनस दे सकता है। तो क्या 1 मोल H2SO4 NaOH 1 मोल कंबाइन कर सकते हैं पूरी तरीके से? नहीं, बच जाएगा। H2SO4 एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा और NaOH लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसलिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में मोल टर्म अवॉइड किया जाता है। तो फिर क्या लेते हैं? यहां टर्म आता है इक्विवेलेंट, when one equivalent of an acid reacts with one equivalent of base, क्योंकि equivalents में हमेशा equal number of equivalents ही आपस में react करते हैं। लिखना शुरू करो। enthalpy of neutralization is equal to enthalpy change enthalpy of neutralization is equal to enthalpy change enthalpy change
when one equivalent of an acid reacts completely with one equivalent of a base. One equivalent of an acid react with one equivalent of a base. नोटेड? चलो बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्शन लिखना स्टार्ट करूं, फॉर एग्जांपल व्हेन HCl कंबाइंस विथ NaOH, क्या बनेगा प्रोडक्ट भाई? हाँ भाई, एक्वस सॉल्यूशन होंगे, ये रिएक्ट कर रहे होंगे, क्या बनेगा? यही है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन लिए जा रहे हैं तो वन इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? तो लिक्विड वन इक्विवेलेंट का मतलब, तो कैसा रिएक्शन है ये, रेडॉक्स की नॉन रेडॉक्स? हाँ, देख के तो बोलो यार, रेडॉक्स है या नॉन रेडॉक्स? क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज, तो नॉन रेडॉक्स। तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें अगर इक्विवेलेंट की बात किया जाए, वन इक्विवेलेंट ऑफ HCl का मतलब मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ HCl। बता, मोल तो नहीं पता, एन फैक्टर HCl का क्या समझ में आया? मोल कितना होना चाहिए? मतलब यहां टेक्निकली मैं बोल सकता हूं कि इसका एक मोल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वन मोल, क्योंकि इसका वन मोल ही वन इक्विवेलेंट के बराबर है। क्या समझ में आया? इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H आएगा वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा इस रिएक्शन। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा कर दूं कि अगर इसी को 2HCl लिख दूं और 2NaOH लिख दूं और आपको वैल्यू दे दूं 2NaCl एंड 2H2O, अगर मान लो मैंने वैल्यू दे दिया, सपोज डेल्टा HR की वैल्यू मैंने दे दी ना, और वो वैल्यू कितनी दे दी है? मान लो एक मैं बहुत ही रफ वैल्यू लेके चल रहा हूं, लगभग 115 किलो जूल पर मोल, मान लो ऐसा दे दिया मैंने वैल्यू, ऐसे रैंडमली मैंने कोई वैल्यू ली। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी? तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए? वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड मस्ट रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस। क्या ये वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट कर रहे हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस से? नहीं। इसका मोल कितना है? मोल ऑफ HCl इज 2, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज हाउ मच? नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर एसिड का क्या होता है? वो कितने H प्लस आयन दे सकता है? तो HCl कितने H प्लस आयन दे सकता है? 1, तो यानी 2, तो 2 इक्विवेलेंट हो गया ना। तो 2 इक्विवेलेंट इज रिएक्टिंग विथ 2 इक्विवेलेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इतनी एनर्जी आ रही है तो 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा तो कितनी आएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हाफ कर देंगे। क्या समझ में आया? इज इक्वल टू ये वाले रिएक्शन का बाई 2, कितना? 115 बाई 2, कितना? समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं? सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं कि सर H2SO4 जब किसके साथ कंबाइन कर रहा हो? NaOH के साथ। अरे हाँ, नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पॉजिटिव दी थी इसलिए पॉजिटिव लिया बेटा, ये एक्चुअली नेगेटिव ही होता है। अभी मुझे ये समझाना था ये कितना आएगा, अभी तो फिलहाल साइन पर नहीं जा रहा था मैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कितने लोग करें? H2SO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस 2H2।
तो क्या ये रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H2SO4 का यहाँ 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 1 मोल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो 1 इंटू एन फैक्टर कितना है? 2, क्योंकि H2SO4 2 मोल H प्लस आयन दे सकता है। तो यहाँ पे भी 2 इक्विवेलेंट, और NaOH देखो 2 मोल 2 इक्विवेलेंट के बराबर है, क्योंकि उसका एन फैक्टर 1 है। तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज रिएक्टिंग विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ दिस, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आई वो डेल्टा एच आर। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे भी क्या होगा? डेल्टा एच आर बाई 2। तो यहाँ पे भी डेल्टा एच एन इज इक्वल टू डेल्टा, सिंस दिस डेल्टा एच corresponds to 2 equivalent. टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्टिंग टुगेदर। क्या समझ में आ गया बात? क्लियर हुआ ना? देख रहे यार, इक्विवेलेंट निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला मैं सबको बताता हूँ। पुराने रेडॉक्स की चीजें आपको आती है नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एसिड n factor is equal to number of H plus ion per molecule। वो कितना डोनेट कर सकते हैं? n factor for base कितना होगा? नंबर ऑफ OH माइनस पर यूनिट ऑफ बेस, पर यूनिट ऑफ बेस। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक यूनिट में 2 OH माइनस आएंगे तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। NaOH में कितना आएगा? और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कभी भी निकालना हो तो क्या होता है? मोल इनटू एन फैक्टर। बस इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको इसको पूरा समझना है तो रेडॉक्स के अंदर जाकर के वो वीडियो देख लेना। हाँ वही वही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात। समझ में आ गया बेटा सभी को? हाँ अच्छा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। किताबों में अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जितने स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनका जब भी रिएक्शन कराया जाता है तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स आती। नेगेटिव तो होती है बट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होता है। ऐसा क्यों? आप पहले ये नोट करके लिखो, लिखो ये बात। हाँ चलो देखते हैं, करें, लिखा जाए। ये 1 मोल ही 1 इक्विवेलेंट। ये साइड वाला तो आप लोगों ने ऑलरेडी रेडॉक्स में कर रखा है बेटा, नोट कर लो, कोई बात नहीं है, कर लो। ये तो उन नए बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं सुना है। ये मिटा दे रहा हूँ लास्ट।
चलिए बेटा, हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास का क्या है कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, नोट करके लिखो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong acid with strong base is a fixed value, nearly constant value. Enthalpy of neutralization of strong acid with strong base is nearly a fixed value. For example, HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है NaCl और वाटर, तो इसका जो डेल्टा H आता है वो -13.7 किलो कैलोरी के आसपास आता है, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ध्यान रखना EQ पे -1 लिख रहा हूं, पर इक्विवेलेंट। समझ रहे हो ना ये वर्ड क्यों लिख रहा हूं? 1 इक्विवेलेंट का डिस्कशन है। ऐसे ही जब आप H2SO4 का बात करते हो, क्या आपको स्ट्रॉन्ग एसिड निकालने आता है? क्या कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड? बहुत अच्छी बात है। यहां पे मैं KOH कर दूं, इसके लिए भी ये जो K2SO4 बनाएगा यहाँ हाफ मोल एंड H2O, तो इसका भी डेल्टा H का वैल्यू फिक्स होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना बेटा? यही वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। अच्छा, इसी को जूल में चेंज करोगे कई बार वैल्यूज। ये 13.7 इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 13.6 हमें वैल्यूज याद होती है, कहाँ की? एटॉमिक स्ट्रक्चर में 13.6, तो बस एक यूनिट बढ़ा लो उसका, ये 13.7, तो ऐसे याद रखना। या इसको 13.7 इंटू 4.18 ठीक है किलो जूल पर इक्विवेलेंट करना यार। ये मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, करके देखो कितना आ रहा है। $57.3 अप्रोक्सीमेटली, -57.3 किलो जूल है। ध्यान रखना, भूलना मत बेटा, यहाँ किलो वर्ड है, 10 के पावर 3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट आता है ये वैल्यू। क्यों आता है ऐसे? ऐसे क्यों? तुम H2SO4 इनके जगह कोई और अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ। HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई अच्छा बेस बताओ। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक अच्छा बेस है, बोलो ना। ये एक्वस, ये 1/2 करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल फॉर्म BaBr2 1/2 मोल प्लस H2O। इसकी भी वैल्यू सेम ही होती है, -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। क्यों ये वैल्यू सेम होती है? क्यों सेम होती है, कौन बताएगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही हम पानी में लेते हैं, वाटर में लेते हैं, ये पूरी तरीके से टूट जाते हैं। आयोनाइज होने में ये नियरली कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। इनका जो डेल्टा H आयोनाइजेशन होता है, ये वैल्यू इज टेंडिंग टू 0 आयोनाइज होने में, तभी तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या? ऐसा एसिड जो पानी में लेने पे 100% टूट जाए आयंस में। ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या? जो पानी में लेते ही 100% आयोनाइज हो जाए और नियरली कोई भी एनर्जी न कंज्यूम करे। इसका भी आयोनाइजेशन क्या है? टेंडिंग टू 0। आयोनाइजेशन का मतलब न्यूट्रल से वो ब्रेक डाउन करने। तो जब इनको आप आपस में ले रहे हो, HCl प्लस NaOH, और दोनों का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो, मिक्स कर रहे हो, या एक दूसरे में ही मिक्स कर रहे हो, एक का एक्वस सॉल्यूशन लेके दूसरे में, या दोनों के कैप्सूल लेकर के, नहीं कैप्सूल तो नहीं, ये तो गैस है, NaOH का कैप्सूल ले लिया और ये गैस मिक्स करके ऊपर से पानी, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो NaCl एंड वाटर बन रहा है, ये बेसिकली ऐसे बन रहा है कि ये ब्रेक डाउन हो गया, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं।
क्योंकि हर रिएक्शन में टेक्निकली H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन करके H2O बनाता है, इसलिए इसकी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू यहीं से निकल के आती है और ये वैल्यू फिक्स्ड होती है, और इसकी वैल्यू ही वही है -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, इसी की वैल्यू। तो क्या रीजन बोलोगे क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हर रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आयोनाइज होने के लिए नियरली जीरो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं करते, किसी का कुछ हल्का फुल्का आता है वैल्यू, किसी का प्लस में किसी का माइनस में, ओवरऑल ये क्लोज टू जीरो होते हैं। तो आयोनाइज होने में ये कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये और ये तो आपस में कंबाइन वैसे भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो लिखा है मैंने NaCl, ये सॉलिड नहीं एक्वस, और जब सॉल्यूशन में आप देखो तो प्लस कहीं दूर माइनस कहीं दूर, इसके चारों तरफ वाटर रहते हैं, इसके चारों तरफ वाटर, H2O, इट इज सराउंडेड बाई वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए वाटर के अंदर तो इनका अपना कोई रोल वैसे भी नहीं है, पहले भी आयोनाइज फॉर्म में थे, अभी भी आयोनाइज फॉर्म में। रिएक्शन हुआ किसका? H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन करके H2O बना लिए। समझ में आया? तो ये एनर्जी है। तो आज के बाद कभी अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ H2O लिक्विड को अगर तुम H प्लस एंड OH माइनस में तोड़ो कितनी एनर्जी लगेगी, तो बोलना इतनी एनर्जी लगेगी, बस माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस। समझ गए? तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि हर रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में एक्चुअल में H प्लस OH माइनस ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं। नोट करके लिखो ये बात। The value is fixed. The value is fixed. कौन सी वैल्यू? Enthalpy of neutralization की वैल्यू, due to strong acid and strong base the value of delta Hn is fixed या constant due to strong acid and strong base do not consume energy significantly for ionization। जब वो आयोनाइज हो रहे हैं तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट कंज्यूम एनर्जी। किसमें एनर्जी बेटा? इन आयोनाइजेशन, इन आयोनाइजेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन एवरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H प्लस कंबाइंस विथ OH माइनस एंड फॉर्म्स वाटर। तो नेट रिएक्शन सबके लिए सेम, क्योंकि भाई पहले ये आयोनाइज हो, फिर इसके बाद H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्ट करके ये बन जाए। यही इसी तरीके से होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसलिए तो तुम लोग बोलते हो ना सॉल्ट एंड वाटर, वाटर कहां से बन रहा है? H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन करके ही तो बन रहा है। H2O? नहीं 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 नहीं, अरे आयनिक कंपाउंड वो होता है जो सॉलिड फॉर्म में प्लस माइनस के क्लस्टर्स बने हो। H2O सॉलिड होता है क्या? H2O तो मॉलिक्यूल है, गर्म करोगे तो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? यहां तक सबको क्लियर हुआ? अच्छा जी, एक और वैल्यू थोड़ा ध्यान रखोगे आप, आने वाले टाइम में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये बाई कन्वेंशन लिया जाता है। अब इसका बेस आपको मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा, नोट करके आपको लिख लेना है, बाई IUPAC convention, enthalpy of formation of H plus ion aqueous is considered as zero, is taken as zero। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो बनाते थे ना, उसका EMF मानते थे जीरो, तो इसकी वैल्यू को हम असाइन करके लेके चलते हैं जीरो। आइडियली सोचो कभी जीरो हो सकता है क्या? H प्लस वाटर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी रिलीज होगी, वैल्यू तो जीरो नहीं होगी ना। तो बाई कन्वेंशन ये जीरो लेके चल रही है। हाँ, मतलब दैट इज H प्लस प्लस वाटर फॉर्मिंग H प्लस एक्वस, मतलब यहाँ गैस जो भी है इसका वैल्यू को हम जीरो मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, ये बाई कन्वेंशन होता है।
This value you have to take it as. Enthalpy of formation of H plus ion. अच्छा सॉरी, एक गलती हो गई इसमें। फॉर्मेशन के टाइम पे हमें कहां से लेके चलना पड़ता है? एलिमेंट से ना बेटा। तो यहां पे गलती कर दिया, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो। हाफ ऑफ H2 बताओ, हाफ ऑफ H2 से H प्लस बन रहा है, तो इज इट गोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन मुझे लिखना चाहिए, आप चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है, इधर न्यूट्रल, इधर भी न्यूट्रल, इधर वन हाइड्रोजन, इधर भी वन हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस्ड है। सो हाफ ऑफ H2 when taken with H2O and form H plus aqueous plus an electron, इसके लिए जो डेल्टा H नॉट F की वैल्यू, डेल्टा H नॉट F इज टेकन एज 0। ये आपको एज ए इंफॉर्मेशन नोट करना है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहां पे आयनिक रिएक्शन दिए गए होंगे और उसका डेल्टा H आपसे पूछ रहा होगा और उसमें ये इंफॉर्मेशन का यूज आएगा हिस लॉ लगाते समय, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार बाकी सारी वैल्यूज तो दी, ये तो दिया ही नहीं। तो ये वैल्यू को आपको हमेशा क्या लेके चलना है? 0। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो इसलिए बता रहा, ठीक है। सो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबको समझ में आ गया। क्या होता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा? व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड कंबाइंस विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, then whatever energy is released is termed as, बोलो, enthalpy of neutralization। अब देखो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बस मैं बता भी रहा हूं और खुद सॉल्व करूंगा, आप बस खाली सुनो अच्छे से, नहीं लिखना तो है बट अभी सुन लो, पहले ध्यान से सुन लो। जैसे मान लो मैंने लिया CH3COOH एंड इसका रिएक्शन कराया NaOH के साथ, और आपको दिया हुआ है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा N प्लस वाटर, जैसा हम यूजुअली देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, ये भी है। और इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको डेल्टा HN के फॉर्म में दिया हुआ है। और आपको बताओ इन दोनों में कोई वीक है? कौन सा है? ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका तो आयोनाइजेशन 0 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, लेकिन वीक का तो आयोनाइजेशन 0 नहीं होगा ना बेटा। इसको आयोनाइज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बोलो, इसका डेल्टा H आयोनाइजेशन होगा। आ रहा है बात समझ में? और आपको पता है क्या देगा? बेवकूफ बनाने के लिए देगा कि H प्लस OH माइनस जब कंबाइन करते हैं H2, कई बार नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो वैल्यू है ये आप याद रखो। कितना होता है ये जी? -57.3 किलो जूल, हाँ मोल नहीं लिखना चाहिए, मेरी गलती, पर इक्विवेलेंट, ये हमेशा पता रहता है ना। वैसे यहाँ पर मोल भी लिख सकते हो क्योंकि ये वन इक्विवेलेंट ही है इस रिएक्शन के लिए पर। अब बताओ अगर ये वैल्यू तुम्हें पता हो और ये वैल्यू भी पता हो तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? क्या ये नहीं निकल जाएगा? अरे बोलो यार, ये जब भी रिएक्ट कर रहा है इसमें दो प्रोसेस है, एक तो ये आयोनाइज हो रहा है इसमें, दूसरा कितने लोग कह रहे हैं NaOH आयोनाइज हो रहा होगा Na प्लस एंड OH माइनस, जिसका डेल्टा H आयोनाइजेशन की वैल्यू 0 होगी। ये देने का भी जरूरत नहीं है, ये दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस का आयोनाइजेशन क्या होता है? 0। तो बताओ इसका आयोनाइजेशन प्लस इसका आयोनाइजेशन एंड इसका, सॉरी इसका आयोनाइजेशन एंड इसका आयोनाइजेशन एंड इसका रिएक्शन, यही तीनों को जोड़ने से ही तो हमें ये रिएक्शन मिलेगा। देखो जोड़ के देखे, हाँ ये ध्यान रखना, ये जैसे ऐसे लिखा होता है ना, इसका मतलब ही है कि दे आर प्रेजेंट इन माइनस एंड प्लस डिफरेंटली, मतलब सॉल्यूशन। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या मैं लिख सकता हूं? डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ SASB, अरे समझ में आ रहा है क्या बोला? इज इक्वल, अरे प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ SB, ये क्या था? वीक एसिड का, इज इक्वल टू डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल
कौन सा WASB? अरे क्लियर हो रहा है क्या? तो अब बता, मैं इसको अगर सिंपल वर्ड में लिखूं, ये वैल्यू तो वैसे ही 0 होता है और ये वैल्यू तुम्हें पता ही है। हाँ, तो ये क्या आ गया? डेल्टा H आयोनाइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। समझ गए बात? प्लस 50। ठीक है, बहुत बढ़िया। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन प्लस, अच्छा ठीक है, प्लस 57.3 किलो जूल। एक मिनट यार, ये कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है, देख लो एक बार। सही चल रहा है क्या? अच्छा हाँ सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये मेरी गलती है ना। डेल्टा HN की वैल्यू तो क्या होगी? नेगेटिव। समझ गए ना? तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे क्या? या फिर इसको अगर ऐसा उल्टा मैं लिख दूं, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन कैन बी रिटन एज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंड माइनस 57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। हाँ मतलब पर इक्विवेलेंट, अंडरस्टूड है। तो अब पूछा ही जाता है कि बताओ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू वीक एसिड एंड वीक बेस के केस में माइनस जो इतनी एनर्जी निकल रही थी उससे कम एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि कम एनर्जी निकलती है क्योंकि आयोनाइजेशन में भी ये एनर्जी अपनी कुछ कंज्यूम कर लेता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइजेशन में कोई एनर्जी कंज्यूम, है ना? समझ में आया? अच्छा, कभी कभी इसमें मॉडिफाई करता है। कौन सा मॉडिफिकेशन? ऐसा बोलेगा कि मान लो 10% ये पहले ही आयोनाइज हो, तो कितने लोग कह रहे हैं? तो यहां पे बस इतना ही मॉडिफाई करना है, इस ये जो आयोनाइजेशन है इसका मुझे सिर्फ 90% लिखना होगा। 90 ऑफ दिस वैल्यू, अरे बस सुन, क्योंकि जो 10% पहले ही आयोनाइज हो गया वो 90% ही आयोनाइजेशन में खत्म हो रहा है ना एनर्जी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो आई होप कॉमन सेंस लगा के हम लोग निकाल लेंगे। सो विद दिस एवरीवन, वी आर डन विद ऑल द एंथैल्पीज टर्म। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे एंट्रोपी क्या होता है। ठीक है, दैट्स ऑल।